Today we will be starting illustration number 4, जहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स तो हम लोग सीखे गई। जैसे ये जो थर्ड सम था उसमें हमने इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर सीखा था, लेकिन उसमें कॉस्ट प्राइस में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हम लोगों ने सीखा था। फोर्थ और फिफ्थ इलस्ट्रेशन या इसके आगे के जितने भी हमारे इलस्ट्रेशन रहेंगे उसमें जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होगा उसमें सिर्फ कॉस्ट पे डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं करेगा, जो ट्रांसफर होगा उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी कमाता है। कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो होगा हमारा वो सिर्फ कॉस्ट में ना ट्रांसफर करते हुए कुछ ना कुछ प्रॉफिट खाएगा, और उस प्रॉफिट का जो एडजस्टमेंट रहेगा वो हमको सीखना है, वो हमको देखना है यहाँ पे। तो लेट अस स्टार्ट। पहला एक जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है वो काफी सिंपल है। सम पढ़िए। डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंट बी 4000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल एक्स एट ₹10 पर यूनिट। ओके, 4000 units of material X at ₹10 per unit. The actual cost of materials of department A is ₹8 per unit. Find out the stock reserve on 1000 units of material X which could not be consumed by the department B during the year. Okay. क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे देखो। छोटा सा सम है। डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को 4000 यूनिट्स मटेरियल एक्स के ट्रांसफर किए। तो लेट अस से कि ये है डिपार्टमेंट ए और ये है डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को मटेरियल एक्स, ओके, मटेरियल एक्स के कितने यूनिट्स ट्रांसफर किए? 4000 यूनिट्स ट्रांसफर किए। 4000 units at the rate of 10 per unit. Okay, 4000 units at the rate of 10 per unit के हिसाब से ट्रांसफर की। The actual cost of materials of department A is 8 per unit. एक्चुअल कॉस्ट, ये तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट है डिपार्टमेंट ए को बनाने के लिए जो खर्चा होता है, एक्चुअल कॉस्ट इज ₹8 पर यूनिट। एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 8 पर यूनिट है। ओके, आगे देखो। Find out the stock reserve on 1000 units of material X which could not be consumed by department B during the year. इसका मतलब क्या है कि ये जो 4000 यूनिट्स भेजे थे इसमें से B ने 3000 यूनिट्स को कंज्यूम कर लिया, लेकिन बचे हुए 1000 जो यूनिट्स है वो स्टॉक में है। मिस्टर डिपार्टमेंट बी का ये क्लोजिंग स्टॉक है 1000 यूनिट्स का। तो ये जो 1000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है, ऑब्वियसली मिस्टर बी के जो डिपार्टमेंट रहेगा उसमें ये क्लोजिंग स्टॉक कैसा दिखेगा? क्लोजिंग स्टॉक आप ऐसा दिखाएंगे वहां पे, क्लोजिंग स्टॉक 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होता है? क्लोजिंग स्टॉक आप दिखाएंगे 10,000। लेकिन सम में क्या पूछा गया है, देखिए एक मिनट। सम में पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट स्टॉक रिजर्व। ओके, स्टॉक रिजर्व ऑन 1000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल एक्स विच कुड नॉट बी कंज्यूम बाय डिपार्टमेंट बी ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये जो 1000 यूनिट्स आपके पास है, ओके, ये जो 1000 यूनिट्स आपके पास है, इसका स्टॉक रिजर्व मतलब इसमें डिपार्टमेंट ए का, देखो ये जो प्रोडक्ट है इसमें प्रॉफिट जोड़ के भेजा गया है। ओके, डिपार्टमेंट ए को ये प्रोडक्ट कितने में गिरता है? डिपार्टमेंट ए का कॉस्ट कितना है? देखो ₹8 है,
लेकिन डिपार्टमेंट ए जब डिपार्टमेंट बी को ये सामान बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 10 रुपए में बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ए जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है कि ये जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें प्रॉफिट का हिस्सा कितना है, इसको हम स्टॉक रिजर्व कहते हैं। हम लोगों ने ये चीज डिपार्टमेंटल अकाउंट में भी सीखी है और यही चीज हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में भी सीखी है। तो वही आपको कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट का हिस्सा कितना है, इसमें प्रॉफिट का हिस्सा कितना है। तो प्रॉफिट का हिस्सा कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें कैलकुलेशन भी नहीं, आप आपके मन से भी निकाल सकते हो। अभी देखिए, मुझे पहले तो आप बताइए कि एक यूनिट के पीछे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं हम लोग। 2 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹2। ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। पता है ना प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, आई होप सभी को पता होगा। प्रॉफिट का परसेंटेज अगर आपको निकालने को कहा जाए तो कैसे निकलेगा, तो कितना परसेंट आ रहा है, ये कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हो, 20। मतलब हम जो भी सामान बेच रहे हैं उसमें डिपार्टमेंट ए जो है वो 20% प्रॉफिट जो है वो बना रहा है। डिपार्टमेंट ए 20% प्रॉफिट बना रहा है। तो सीधी बात है, अभी अब यहाँ पे अगर मैं 10,000 रुपए का वैल्यू का गुड्स स्टॉक में है, ओके, 10,000 रुपए के वैल्यू का गुड्स अगर स्टॉक में है तो 20% के हिसाब से इसमें प्रॉफिट का कितना हिस्सा होगा, लिख लो, वैल्यू ऑफ स्टॉक रिजर्व 20% ऑफ 10,000, ये है ना क्लोजिंग स्टॉक। या तो फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 20/100, वही है ये 20%, कितना आता है 2000। 2,000। तो स्टॉक रिजर्व हो गया आपका, स्टॉक रिजर्व कितना हो गया 2,000। बस इतना ही था इस सम में। ओके, इस सब में सिर्फ स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन आपको पूछा था, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। लिख लो, इसको लिखना बाकी होगा तो, अगर हो चुका होगा लिख के तो बोलो, नेक्स्ट सम हम लोग शुरू करेंगे। बहुत बार हमने स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट किया है, कंसाइनमेंट्स में भी किया है, ब्रांच में भी किया है, तो इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। जस्ट प्रॉफिट का हिस्सा हमको निकालना था क्लोजिंग स्टॉक में से। हो गया सर। ओके, शैल आई रब इट। Now let us move on to the next sum. Illustration number 5. The following figures relate to business of Pushpa Associates for the year ended 31st December 1997. 1997 में जो साल खत्म हुआ है उस साल का इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है कुछ। ओके, सो देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है 80,000 डिपार्टमेंट एक्स का, वाई का कुछ नहीं है। परचेसेस फ्रॉम आउटसाइड 4 लाख और वाई के 40,000। वेजेस 20,000 2,000। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट एक्स ने ट्रांसफर किया है वाई को 1 लाख रुपए के गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 20,000। सेल्स 4 लाख 1,42,000।
वाइज एंटायर स्टॉक, वाई डिपार्टमेंट का जो एंटायर क्लोजिंग स्टॉक है ये, ओके 20,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, वाई का जो पूरा के पूरा क्लोजिंग स्टॉक है रिप्रेजेंट्स गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स। वाई के पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या है, वो किसने भेजा है, डिपार्टमेंट एक्स ने भेजा है। और एक्स क्या करता है, प्रॉफिट जोड़ता है ट्रांसफर्स पे। कितने परसेंट से प्रॉफिट जोड़ता है, 25% से। ओके मतलब क्लोजिंग स्टॉक का 25% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व के लिए, ऊपर के सब में जैसे किया हमने वैसे। Administrative and selling expenses amount to 30,000 which are to be allocated between Department X and Department Y in the ratio 4:1। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है और कंबाइंड इनकम अकाउंट आपको बनाना है। ओके तो दो चीजें आपको बनानी है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंबाइंड इनकम अकाउंट। ओके 1997, 31 दिसंबर 1997 के लिए छोटा सा सम है। जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सिर्फ अभी तो फिलहाल सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, एक 10 लाइन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए जल्दी से। प्रॉब्लम 5। ओके प्रॉब्लम 5, बैलेंस शीट का कोई काम नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेना है, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Let me know once the format is ready. ओके सभी का हो चुका फॉर्मेट? यस सर। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले दिया है स्टॉक। ओके स्टॉक क्या दिया है, 1 जनवरी 1997 का ओपनिंग स्टॉक दिया है। एक्स के लिए 80,000, वाई के लिए कुछ नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो हमारा ट्रेडिंग पार्ट होता है उसके डेबिट साइड पे, टू ओपनिंग स्टॉक। एक्स के लिए आएगा 80,000, वाई के लिए आएगा 0, है ही नहीं कुछ ओपनिंग स्टॉक वाई का। परचेसेस फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से परचेसेस जो किए हैं वो कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। फिर से टू परचेसेस, ओके टू परचेसेस, कितना वैल्यू है, 4 लाख और 40,000, 4,40,000। तो 4 lakhs एंड वाई के लिए है 40,000। नेक्स्ट वेजेस 20,000, 2,000। तो वेजेस कहाँ लिखते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखते हैं, टू वेजेस 20,000 एंड 2,000। ओके वेजेस भी लिख दिया। नेक्स्ट क्या दिया है देखो, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स, मतलब डिपार्टमेंट एक्स ने डिपार्टमेंट वाई को गुड्स ट्रांसफर किए। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रांसफर ऑफ गुड्स। किसने ट्रांसफर किए, एक्स डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किए, तो एक्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे और फिर डेबिट करेंगे फिर से टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स,
और अब कौन से डिपार्टमेंट को डेबिट करेंगे, वाई को डेबिट करेंगे, वाई को मिल रहा है ना गुड्स, तो वाई को डेबिट करेंगे। ओके, 1 लाख रुपीज डेबिटेड टू वाई। नेक्स्ट, स्टॉक एट कॉस्ट। ओके, कॉस्ट पे जो स्टॉक है वो, ओके 60,000, 20,000 क्लोजिंग स्टॉक है ये, तो वी विल राइट डाउन हियर बाय क्लोजिंग। देखिए आप ध्यान से, मैंने 2 लाइंस छोड़ दी है बीच में, क्यों, क्योंकि हमने अभी तक सेल्स नहीं लिखे हैं ना, तो स्टॉक हमेशा सेल्स के नीचे आता है, इसलिए प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेल्स के लिए कुछ लाइन छोड़ोगे। क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 एंड 20,000, तो 60,000 एंड 20,000 ये क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया हमने। नेक्स्ट दिया है सेल्स 4 लाख एंड 1,42,000, तो वी विल राइट डाउन बाय सेल्स 4 lakhs and 1,42,000. Okay, 4 lakhs and 1,42,000 सेल्स। ओके, ये हो गया सब। अब क्या बोला है, वाई का जो एंटायर स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो वाई का है, वो उसमें आपको लोडिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, दैट वी विल कैलकुलेट आफ्टरवर्ड्स। प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में लोडिंग का फिगर नहीं आता, तो वो बाद में देखेंगे हम लोग। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹30,000। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 30,000 which are to be allocated between the department X and Y in the ratio 4:1 दे के रखा है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोग लिखेंगे। कहाँ लिखते हैं बेटा हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस? P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में लिखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा लाइन छोड़ दो, 3-4 लाइन ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे, और वहां पे लिखो एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस लिखिए, और अमाउंट देखिए, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना दिया गया है, 30,000। ओके, कितना अमाउंट दिया गया है, 30,000। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, देखो 24,000, 6,000। 24,000, 6,000 कैसे हुआ ये, 4:1 रेशियो में। तो अगर 30,000 है तो उसको 5 से डिवाइड कीजिए, ओके, और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको 24,000 मिलेगा, और 30,000 को 5 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 6,000 मिलेगा। तो 24,000 एंड 6,000 सभी का आया ना ये, 24,000, 6,000। किसी को कोई प्रॉब्लम कि सर ये नहीं समझा हमको कैसे आया ये? ठीक है, आई एम गोइंग बाय द अजम्पशन की समझ में आया सभी को। ओके, अब हम इसको क्लोज करेंगे, कीजिए क्लोजिंग कीजिए, टोटलिंग कीजिए, और मुझे अमाउंट बताइए कितना आता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है वो बताइए, टोटल बताइए। $60,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, पहले टोटल बता लो बेटा, टोटल कितनी आ रही है क्रेडिट साइड की? 5,60,000। ओके, तो यहाँ पे भी मैं 5,60,000 लिखेंगे, और जस्ट अ सेकेंड, प्रॉफिट आपने कितना बताया, 60,000, करेक्ट है? यस। ठीक है, और डिपार्टमेंट वाई का बताओ मुझे कितना आ रहा है टोटल? 1,62,000। 1,62,000, तो प्रॉफिट आएगा 20,000। ओके, प्रॉफिट आ रहा है 20,000।
सभी का ये प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, 20,000। नाउ बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी नीचे लेते हैं ना हम लोग, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखते हैं, ब्रॉड डाउन लिखते हैं, 60,000, 20,000। और कोई एंट्री है क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? और कोई भी एंट्री नहीं है, डायरेक्ट क्लोजिंग ही करना है अभी हमको, तो इसको भी क्लोज कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज कर दीजिए। कितना प्रॉफिट आता है बताइए? 36,000, 14,000। 36,000, 14,000, करेक्ट। 36,000 एंड 14,000, और इसे हम लोग कहेंगे टू नेट प्रॉफिट, के टू नेट प्रॉफिट। ओके, अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बन गया, जो एक्सपेक्टेड था कि स्टूडेंट्स ने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो वो तो हो चुका हमारा। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। दूसरी चीज़ क्या बनाने को बोला था हमको कि भाई आप जो है आपका कंबाइंड इनकम अकाउंट बनाना है, कंबाइंड इनकम अकाउंट। ओके, तो सिंपल होता है कंबाइंड इनकम अकाउंट। हेडिंग दीजिए कंबाइंड इनकम अकाउंट, या तो फिर कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो प्रॉफिट रहते हैं ना, उसको सिर्फ जोड़ते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं करते। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, जो दो डिपार्टमेंट्स है जहां से हमको प्रॉफिट आया, पहले वो ले लेंगे हम लोग, बाय नेट प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे एक्स और वाई ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं रहेंगे। ओके, यहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट रहेगा, नेट प्रॉफिट। एक्स का कितना है और वाई का कितना है बताओ मुझे। एक्स का कितना प्रॉफिट है, 36,000, और वाई का है 14,000। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में कितना होता है दोनों का प्रॉफिट? 50,000। 50,000। बस ये जोड़ दिया हमने प्रॉफिट। ओके, ये प्रॉफिट जोड़ दिए। और क्या करना है यहाँ पे, बस इतना ही करना है, कंबाइंड प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन ये जो कंबाइंड प्रॉफिट है, ये अभी हम बैलेंस शीट को ट्रांसफर करेंगे, तो इसको क्लोज कर देना है। 50,000, मतलब यहाँ पे भी 50,000 आएगा। लेकिन ये 50,000 लाने के लिए आपको एक एडजस्टमेंट हमारी अभी भी बाकी रह गई है। एक एडजस्टमेंट हमारी बाकी रह गई। देखिए, जो वाई का स्टॉक है उसमें एक्स का जो ट्रांसफर हुआ है उसका 25% प्रॉफिट है। ओके, तो वो 25% जो एक्स ने प्रॉफिट कमाया है, वो स्टॉक रिजर्व कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा ना, तो वो यहाँ पे आता है, स्टॉक रिजर्व यहाँ पे आता है, बाय स्टॉक रिजर्व। ओके, बाय स्टॉक रिजर्व। जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वाई का, उस पे 25% से प्रॉफिट जो है वो रखा गया है एक्स डिपार्टमेंट का। तो आप मुझे बताइए सिर्फ कितना आएगा? 5,000। फिर से करो एक बार। भूल रहे हो आप, कुछ तो भी गड़बड़ कर रहे हो। 20,000 पे 25% नहीं निकालना है, 20,000 पे 25% गलत हो जाएगा बेटा। याद करो हम लोग कंसाइनमेंट में कैसा करते थे।
कंसाइनमेंट या ब्रांच अकाउंट में हम लोग कैसे करते थे स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन? चलो ठीक है, मुझे आप क्लोजिंग स्टॉक बताओ, वाई का कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 20,000। 20,000। ओके, एक्स ने ये जो सामान है ना, ये 125 रुपये में बेचा है, 25 रुपया प्रॉफिट है। ओके, 25 रुपया प्रॉफिट है। तो ये जो एक्स ने अपना प्रॉफिट जोड़ के 125 में 20,000 रुपये, ये जो 20,000 है ये 125 डिनोट करता है। तो ओरिजिनल जो इसकी कॉस्ट रहेगी वो कितनी रहेगी? याद आ रहा है? ऐसे ही करते थे ना हम कैलकुलेशन। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी रहेगी? 16,000। मतलब प्रॉफिट कितना है? 4,000। स्टॉक रिजर्व आएगा 4,000। ओके, 4,000। ऐसा क्यों किया है हमने? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिपार्टमेंट एक्स जो है वो 25% से प्रॉफिट क्या लगाता है अबव कॉस्ट। ओके, कॉस्ट पे 25% लगाता है, सेलिंग प्राइस पे 25% नहीं। अगर सेलिंग प्राइस पे 25% रहता था तो आपने जो मुझे 5,000 बताया वो आंसर बराबर आता था, तब हम 20,000 पे 25% कैलकुलेट करते थे। लेकिन यहाँ पे सब में क्या दिया है कि वाई एक्स क्या करता है, वाई को ट्रांसफर करते वक्त कॉस्ट प्लस 25% लगाता है। मतलब कॉस्ट प्लस 25% मतलब 125। आपको कैलकुलेशन करके स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना है 4,000। ठीक है, अब ये तो स्टॉक रिजर्व था 4,000, तो बाकी का जो होगा वो सही सही प्रॉफिट होगा। ओके, बाकी का जो होगा वो सही प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को बेचा, वी कैन नॉट कंसिडर इट एज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसको कहेंगे हम लोग? टू नेट प्रॉफिट। बचा हुआ अमाउंट कितना बचा है हमारे पास? 46,000। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। ओके, दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट पे कहाँ पे जाएगा? ये कैपिटल अकाउंट में। क्लियर सभी को? किसी को कोई डाउट इस सब में? हेलो यस। सर, प्रॉफिट बताओ सर एक बार, 4,000 कैसे? 4,000 कैसे आया? देखो सब में क्या लिखा है कि जो डिपार्टमेंट एक्स है वो जो भी सामान डिपार्टमेंट वाई को बेचता है उस पे उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट पे 25% ऐड करता है। ओके, तो अभी हमारे पास देखो जो सामान बेच दिया वो तो जाने दो, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कितना है डिपार्टमेंट वाई का? 20,000 है। और ये जो 20,000 है ये पूरा के पूरा डिपार्टमेंट एक्स का है। ये कहां से पता चलता है हमको? कि देखो सब में क्या लिखा है, ये जो दो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वाइज एंटायर स्टॉक, जो वाई है उसका पूरा के पूरा स्टॉक रिप्रेजेंट्स द गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स। मतलब ये जो 20,000 है ये पूरे के पूरे क्या है? डिपार्टमेंट एक्स से मिले हुए गुड्स है। और डिपार्टमेंट एक्स जो है वो इस गुड्स पे जो कॉस्ट है उस पर 25% प्रॉफिट लगाता है। मतलब अगर कोई 100 रुपए का गुड्स है तो डिपार्टमेंट एक्स उसको बेचते वक्त 125 रुपए लगाता है। ओके, तो अभी यहाँ पे जो 20,000 के गुड्स है उनका ओरिजिनल कॉस्ट कितना रहेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से उनका ओरिजिनल कॉस्ट आता है आपका 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 125। अगर आप करते हो तो आपको उसका ओरिजिनल कॉस्ट मिलेगा 16,000। इसका क्या मतलब है कि 16,000 के गुड्स को 20,000 में ट्रांसफर किया गया है। तो डिपार्टमेंट एक्स ने कितना प्रॉफिट कमाया इस प्रोसेस में? डिपार्टमेंट एक्स ने प्रॉफिट कमाया है 4,000 रुपए का। और ये 4,000 रुपए इज नथिंग बट दी स्टॉक रिजर्व, जो हम यहां पे लिखते हैं स्टॉक रिजर्व। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, इसको लिख लो। ये सम भी हो चुका हमारा। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है वो भी पूरा हो चुका है। एक सम इसमें और बाकी है, वो आपने खुद करना है। सेम है जैसा हमने ये सम फिफ्थ सम सॉल्व किया वैसा ही वो सिक्स्थ सम सेम है। सो यू हैव टू सॉल्व इट इन दी होमवर्क। होमवर्क में आपको इसको करना है सॉल्व।
we will stop for today.